कोलाइडी विलयन तो आप लोगों ने पढ़ी रखे हैं कि कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। अभी आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयनों को बनाकर कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि अपनी दुनिया में बहुत सारे कोलाइडी विलयन ऐसे हैं जो कृत्रिम विधियों से बनाकर भी तैयार किए जाते हैं और कुछ कोलाइडी विलयन तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं। तो अपने यहाँ जो विलयन प्राकृतिक है उन्हें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ जो कोलाइडी विलयन कृत्रिम हैं उनको बनाने की आवश्यकता है। तो हम इस बात को आज पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयनों को कैसे बनाया जाए। तो बेटा देखो, कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए यहां से बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर पिछली कुछ क्लासेस को पढ़ा है तो देखो क्या क्या चीजें आपने पढ़ रखी है, मैं उसको बताऊं। हालांकि ये बात ध्यान रखने लायक है। सबसे पहली बात ध्यान रखा है आपने कोलाइडी विलयनों के 2 प्रकार पढ़ रखे हैं। कहोगे सर जी हमने कोलाइडी विलयन तो बहुत प्रकार का पढ़ा था, लेकिन अगर आप याद करोगे आपने पहले प्रकार का कोलाइडी विलयन पढ़ा था द्रव स्नेही कोलायड। क्या आप इसके कैरेक्टर को याद कर पा रहे हो? द्रव स्नेही कोलायड की बात करेंगे तो ये वे कोलायड पदार्थ थे, चाहे आप कोलायड कह दो या कोलाइडी विलयन कह दो, बात एक ही है। ये वे पदार्थ थे जिनको आप जैसे ही द्रव के कांटेक्ट में लाते थे और उस द्रव को हिलाते थे, आप इस बात को देखते थे कि कोलाइडी विलयन शीघ्रता से बनकर क्या हो जाता था, तैयार हो जाता था। ऐसे कोलाइड पदार्थों का, ऐसे कोलाइडी विलयनों को आप कहते थे द्रव स्नेही कोलायड। तो द्रव स्नेही कोलायड को बनाने के लिए आपको बहुत बड़े काम नहीं करने होते हैं, बस आपको करना क्या होता है, आप द्रव स्नेही कोलायड लाइए और उस द्रव स्नेही कोलायड को द्रव के कांटेक्ट में लाइए और बस जैसे ही आप उसको चलाएंगे या हिलाएंगे आप देखेंगे इस बात को कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो गया है। पूछेगा सर जी क्या कोई एग्जाम्पल इसका है? तो बेटा इसका एग्जाम्पल तो एक गोंद है। पेड़ से निकला हुआ गोंद लाइए, आप उसको एक डिब्बे पर डालिए, उसमें पानी की थोड़ी मात्रा को ऐड कर दीजिए, आप जैसे उसको थोड़ी देर हिलाओगे आप इस बात को देखोगे कि कोलाइडी विलयन गोंद का बनकर तैयार हो गया। एक और देखो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, अंडे का एल्ब्यूमिन। कहोगे सर ये कौन सी बात है, तुमने अंडा देखा है? इस अंडे का एक भाग होता है, ये देखो पीला भाग, ये तो अंडे का बाहरी आवरण हो गया, उसके अंदर एक येलो पार्ट होता है और येलो पार्ट के चारों ओर एक व्हाइट पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। इस व्हाइट पार्ट को कहते हैं एल्ब्यूमिन। इस अगर एल्ब्यूमिन को भी पानी पर डाल दिया जाए और पानी पर डाल के उस पानी को तेजी से सेक किया जाए, हिलाया जाए, जानते हो एल्ब्यूमिन का कोलाइडी विलयन शीघ्रता से बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं क्या सोचता हूं, जितने भी द्रव स्नेही कोलायड होते हैं इनके कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए आपको कोई भी खतरनाक कार्य करने नहीं पड़ते हैं। बस आप क्या करते हो, परिक्षिप्त प्रावस्था को लाते हो, परिक्षेपण माध्यम को लाते हो, दोनों को आपस में मिला के थोड़ी देर उसको क्या कर दिया, हिला दिया और बन गया द्रव स्नेही कोलायड। तो क्या है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हमें कोई भी विशेष प्रकार की मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। जानते हो क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि द्रव स्नेही कोलायड में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था का अर्थ समझ पा रहे हो आप? विलय के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम, ये दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अधिक प्रेम दिखाते हैं। जैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाते हो, ये तुरंत ही आपस में मिलकर कोलाइडी विलयन का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। कोई पूछता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अत्यंत प्रेम होने के कारण ऐसे कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और क्योंकि ऐसे कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए हम इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को बनाने की विधि भी नहीं पढ़ेंगे। पूछेगा सर जी क्यों नहीं पढ़ोगे? अरे बेटा किसका विधि पूछोगे? गोंद के कोलाइडी विलयन बनाने की विधि पूछोगे? हम बताएंगे गोंद को ले आओ, जल में डालो, दोनों को आपस में क्या कर दो, हिला दो, बन गया कोलाइडी विलयन गोंद का। तुम कहोगे सर जी अंडे के एल्ब्यूमिन का कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाए, इसकी विधि लिखाओ। हम कहेंगे बेटा अंडे का एल्ब्यूमिन ले आओ,
उसको जल के साथ मिलाओ और तेजी से कुछ देर के लिए उसको क्या कर दो, शेक कर दो और बन गया कोलाइड विलयन। तो क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडों को बनाना आसान है, हम इस प्रकार के कोलाइड विलयन को बनाकर तैयार नहीं करेंगे। और हम बताना क्या चाहते थे कि इस प्रकार के कोलाइड विलयन में परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, प्रेम। इसलिए कोलाइड विलयन तुरंत बनकर तैयार होता है, शीघ्रता से बनकर तैयार होता है। और जानते हैं इनको शीघ्रता से बनाने के लिए आपको कोई बड़े काम नहीं करने पड़ते। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो, अपने कोर्स में कभी भी द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने की बात कहेगा ही नहीं। अच्छा जानते हो, अगर अपने कोर्स में कोई भी प्रकार का कोलाइड विलयन बनाना है तो आपको बनाना है द्रव विरोधी कोलाइड को। आपको जो कोलाइड विलयन बनाकर तैयार करने हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड के कोलाइड विलयन बनाने हैं। कहोगे सर जी द्रव विरोधी क्या होता है? बेटा आपने शायद इस बात को पढ़ा भी होगा। द्रव विरोधी कोलाइड को कहते थे द्रव विरागी कोलाइड, या इसको एक और नाम से जानते थे लायोफोबिक कोलाइड। और ये लायोफोबिक कोलाइड में होता क्या था, आपके पास परिचित प्रावस्था का कण होता था, आप इसको काहे में डाल देते थे, परिक्षेपण माध्यम में। लेकिन होता क्या था, परिचित प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के साथ आकर्षण नहीं रखते थे, बल्कि क्या रखते थे, प्रतिकर्षण। ये भाग रहा है अलग की ओर, ये भाग रहा है अपनी ओर। और इस प्रकार से क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते थे, इन दोनों के साथ कोलाइड विलयन कभी बन नहीं पाता था। तो ध्यान देने वाली बात है, इस बात को शायद हम लिखेंगे भी कि द्रव विरोधी कोलाइड में परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण, या एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं। इसलिए सामान्य रूप से द्रव विरोधी कोलाइडों को बनाने के लिए, या सामान्य रूप से द्रव विरोधी कोलाइडों को बनाना आसान नहीं है। और ऐसे कोलाइड विलयनों को बनाने के लिए हमें विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है। तो इस बात को बेटा हमेशा याद रखना, द्रव स्नेही कोलाइड के कणों के बीच में क्या होता है, प्रेम। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड के कणों, कोलाइड के कण का मतलब जानते हो, परिचित प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच होता है प्रतिकर्षण, जिसके कारण ये कण कभी भी कोलाइड विलयन सामान्य रूप से बना नहीं पाते। तो मैं क्या लिखता हूं इस बात पर कि द्रव विरोधी कोलाइड के अवयवी कणों के बीच, अवयवी कण का मतलब जानते हो ना, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई आकर्षण नहीं होता, के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, अतः इस प्रकार के कोलाइडों के विलयन बनाने के लिए, अगर आप इस प्रकार के कोलाइड पदार्थों के विलयन बनाना चाहते हो, अर्थात कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हो, तो विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग होता है। कुछ विशेष विधियों का प्रयोग होता है, और बेटा उन्हीं विशेष विधियों को तो पढ़ना है हम लोगों को। कुछ विशेष विधियों का प्रयोग होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे कि अगर आपको द्रव विरोधी कोलाइड बनाना है तो ही आप इन विधियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड को बनाना बिल्कुल ही कैसा है, आसान। अब उसमें से बात आ जाती है ऐसे कितने प्रकार की विधियां होती हैं, तो ये याद रखो, विधियों की बात आएगी तो बेटा विधियां होती हैं दो प्रकार की। पहली विधियों को कहते हैं परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधियां, क्योंकि परिक्षेपण विधियां भी कई प्रकार की होती हैं, इसलिए मैंने विधियां लिख रखा है।
और दूसरे प्रकार की होती हैं संघनन विधियां। संघनन विधियां परिक्षेपण विधियों को कहते हैं डिस्पर्शन मेथड्स, और बेटा संघनन विधियों को कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। अच्छा, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, दोनों विधियों के मेथड कब यूज करने हैं इसको सीख लेना जरूरी है। देखो मैं क्या बताऊं, अगर आप इस चीज को सीख लेते हो कि आप परिक्षेपण विधियों का इस्तेमाल कब करोगे और आप संघनन विधियों का इस्तेमाल कब करोगे, मेरे ख्याल से आप बहुत सारी चीजों को एक साथ जान जाओगे। देखो आप परिक्षेपण विधियों में केवल उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाकर तैयार करोगे जिनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से nm से अधिक है। एक तो ये बात ध्यान रखोगे। जैसे आपसे पूछेगी भी कि परिक्षेपण विधियों द्वारा आप कौन से पदार्थ के कोलाइडी विलयन बनाओगे, तो कहोगे सर जी हम परिक्षेपण माध्यम से या परिक्षेपण विधियों से केवल उन कोलाइडी विलयन को तैयार करेंगे जिनके कणों का आकार कोलाइडी विलयन बनने से पहले 1000 नैनोमीटर से कैसा था, अधिक, अर्थात कणों का आकार था बहुत बड़ा। अब ये कण का आकार 1000 नैनोमीटर से तो ज्यादा था, लेकिन हम लोगों को अगर कोलाइडी विलयन बनाकर तैयार करना है तो इस कण का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। क्या तुम लोगों का दिमाग ये कहता है इस कण को क्या किया जाए, बड़ा किया जाए कि और छोटा किया जाए? छोटा किया जाए, क्योंकि कण का आकार तो 1000 नैनोमीटर से ऊपर है। और आपको अगर कोलाइडी विलयन बनाकर तैयार करना होता है तो इसके कणों को आप इतना छोटा कर दोगे कि कण का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा न रह जाए बल्कि 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाए और 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए। तो हम इस कण के कैसे कैसे टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे। ये देखो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं अब इनका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है। तो अगर तुमसे पूछता है परिक्षेपण विधियों का इस्तेमाल कब करते हैं, परिक्षेपण विधियों का इस्तेमाल तब करते हैं जब जिस पदार्थ का कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना हो उस पदार्थ के कण का आकार कितना हो, 1000 नैनोमीटर से अधिक। और फिर हम उस पदार्थ को छोटे छोटे कणों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और छोटे छोटे कणों में ऐसा तोड़ेंगे कि उन छोटे छोटे कणों का आकार, तो कणों का आकार जो है वो 1000 नैनोमीटर से जो छोटा था वो कम में आ जाए। तो बड़े आकार को छोटे कणों के आकार में तोड़कर बनाया जाएगा कोलाइडी विलयन। तब ऐसी विधियों को हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण विधि। और जानते हो संघनन विधि में क्या होता है, संघनन विधि में आप ऐसे पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाने जाते हो जिसका आकार कोलाइडी विलयन से बनने से पहले 1 नैनोमीटर से भी कैसा था, छोटा। मतलब अगर आपने कोलाइडी विलयन बनाने का कोशिश किया है तो आपने देखा कि यार इस कण का तो आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। अब क्या कि कोई व्यक्ति सोचता है अगर कण का आकार पहले 1 नैनोमीटर से छोटा है तो क्या कण को अभी भी छोटे छोटे आकार में तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये कोलाइडी विलयन देखो बनेगा कैसे, पहले आप वो छोटे छोटे कण उठा करके लाओगे जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से कैसा है, 1 नैनोमीटर से भी कैसा है, छोटा। और फिर आप क्या करोगे, इन कणों को आपस में मिलाते मिलाते हुए कणों के बनाओगे गुच्छे। तो देखो कणों के गुच्छे बन गए, बहुत सारे कण यहां एक दूसरे से चिपक कर एक गुच्छा बना लेते हैं, कुछ कण यहां चिपक कर एक दूसरे से साथ गुच्छा बना लेते हैं, और कुछ कण यहां चिपक के एक दूसरे से मिलकर गुच्छा बना लेते हैं। और अब इन कणों का आकार हो गया है 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम। पहली बात तो इतनी बात बताओ कि आप बात जान पाओगे कि परिक्षेपण विधियां कब इस्तेमाल करनी है और संघनन विधियां कब इस्तेमाल करनी है। परिक्षेपण विधि का अपना अलग तरीका है और संघनन विधि का अपना एक अलग तरीका है। कहोगे सर जी हमको कौन सी विधियां पढ़ाओगे, बेटा हम पढ़ाएंगे दोनों ही प्रकार की विधियां, लेकिन सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे कौन सी विधियों से,
परिक्षेपण विधियां। तो पहले परिक्षेपण विधि की बड़ाई भी तो बता दी जाए। परिक्षेपण विधि में छोटे आकार के कणों को कोलाइडी आकार में लाया जाता है कि बड़े आकार के कणों को कोलाइडल आकार में लाया जाता है। जैसे मैं कह देता हूं कि कोलाइडल आकार में लाया जाता है, तो कोलाइडल आकार का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो परिक्षेपण विधि की तरफ देखो मैं क्या लिखता हूं, यहां लाइन ड्रॉ कर दी। पहले परिक्षेपण विधि की तरफ कुछ बातें लिखते हैं। इस विधि में बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे छोटे बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदलते हुए कोलाइडी विलयन बनाते हैं। बदलते हुए कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जब भी मैं कहूंगा कि कणों का आकार कोलाइडल रेंज में आना है, तो कणों का आकार कोलाइडल रेंज का मतलब होता है कणों के आकार को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ले आना है। अब क्या करेंगे, जल्दी ही इस विधि को भी पढ़ लेंगे कि संघनन विधियों में क्या होता है। संघनन विधियों में छोटे आकार के कणों को क्या बनाते हुए, उनका एक पुंज बनाते हुए, उनका एक गुच्छा बनाते हुए, ऐसा लिख सकते हैं। इस विधि में छोटे छोटे कणों का पुंज का मतलब ये भी लिख सकते थे गुच्छा बनाते हुए कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, इनमें से बेटा रटने वाला तो कोई चीज ही नहीं है। मैंने जो वीडियो में लिखा है आपको ये भी समझ में ना आया तो आपको जो बताया गया वो तो समझ में आया ही है। आपसे पूछे परिक्षेपण विधियां, तुरंत बता दो क्या है। आपसे पूछे संघनन विधियां क्या है, तुरंत बताओ। परिक्षेपण विधियों में बड़े आकार के कण को तोड़कर कोलाइडल से रेंज में लाते हैं, और संघनन विधियों में छोटे आकार के कणों को मिलाकर कोलाइडल रेंज में लाते हैं। लेकिन बनने के बाद दोनों ही प्रकार के कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आकार के लगभग बराबर होना चाहिए। एक काम करो, इसको नोट करो। आते हैं कि परिक्षेपण विधियों में से कौन कौन सी विधियां हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर तो कोलाइडी विलयन को बनाने की पहली विधि पर आ जाते हैं। नाम है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, या इसको मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड भी कहते हैं। और बेटा देखो, डिस्पर्सन मेथड को करने के लिए आपको एक इस प्रकार की मशीन की आवश्यकता होती है। अब इस मशीन की आवश्यकता जब भी होगी उसकी बात तब की जाएगी। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखेंगे। आखिर इस विधि में हम कौन से कणों के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, तो देखो क्या बताओगे। इस विधि में उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन को बनाया जा सकता है, उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं जिनका आकार बेटा इस विधि में कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है या 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है।
1000 नैनोमीटर से बड़ा, जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जैसे हमसे कोई कह दे कि सर जी पत्थर का कोलाइडी विलयन बनाकर दिखाओ, तो जानते हो पत्थर का कोलाइडी विलयन इसी विधि से बनाया जाएगा। अगर आपको पत्थर दिए भी जाते हैं, आपको क्या लगता है पत्थर के कणों का आकार होता है बड़ा, और आपको इस बड़े आकार के कण को ही तोड़कर छोटे आकार में बदलना है। अच्छा कहोगे क्यों छोटे आकार में बदलना है? क्योंकि आप कौन सी विधि को पढ़ रहे हो? परिक्षेपण विधियों को पढ़ रहे हो, और परिक्षेपण विधि में हमेशा बड़े आकार के कण को छोटे आकार के कणों में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। तो उसके लिए करोगे क्या? सबसे पहले उस पत्थर, उस बड़े आकार के कण को महीन चूर्ण की भांति पीसोगे। तो देखो जो मैं करूंगा मैं उसको लिखते भी जा रहा हूं। सर्वप्रथम पदार्थ के कणों को महीन, बेटा आप चूर्ण कह दो या आप ये भी तो कह सकते हो पाउडर, की भांति पीस लेते हैं, तो आप इसका महीन चूर्ण या पाउडर बना लोगे। अच्छा बेटा मैं ये भी देखता हूं, अगर महीन चूर्ण या पाउडर पत्थर का बना भी लोगे और अगर आप उसे जल में घोलोगे भी, तो पत्थर को बेटा कितना भी आप महीन पीस लोगे, चूर्ण की बात है। अगर आप उसको जल में घोलोगे, थोड़ी देर जल में घोलते रहोगे और जैसे ही घोलना बंद करोगे आप देखोगे कि पत्थर के सारे कण कहां पर बैठ गए हैं? बर्तन की तली पर। इसका मतलब इस तरह से पीसने से कोलाइडी विलयन बनेगा नहीं। क्या तुमको याद है कौन से पदार्थ के कण बर्तन की तली पर बैठ जाते थे? निलंबन। काहे के कण? निलंबन। पीस लेते हैं जिससे निलंबन बनता है। निलंबन का मतलब अभी भी कण का आकार जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा ही है, निलंबन बनता है। तो निलंबन बनने के बाद मैं क्या देखूंगा? अब देखो ध्यान से याद रखना, वो जो कण का पाउडर मिला है ना, जिसको महीन चूर्ण की बात पीस लिया, लेकिन अभी भी उसका आकार 1000 नैनोमीटर से कैसा है? बड़ा। उसको मिलाओगे पानी के साथ और उसको जल के साथ मिलाने पर निलंबन के कणों को आप इस जगह कोन पर भर दोगे। अब कहोगे सर जी ये क्या है? तुमने अपने गांव में चक्की देखी है? घर के आसपास कहीं मिल लगी होगी, चक्की लगी होगी। चक्की बिल्कुल इसी प्रकार की बनी होती है। जानते हो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हॉपर, या इसको कहते हैं कप कोन व्यवस्था। यहां से आपने गेहूं या चावल डालते हुए देखा होगा आटा बनाने के लिए, और यहां पर हम क्या डालेंगे? जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होगा उस पदार्थ को डालेंगे। उसके नीचे आपने देखोगे पत्थर के 2 पॉट लगे रहते हैं, और पत्थर के वो जो दोनों पार्ट लगे रहते हैं उनमें से अपने घरेलू चक्कियों में क्या होता है? एक पार्ट तो फिक्स रहता है और केवल दूसरा पार्ट जो होता है वो रोटेट होता है। अर्थात पत्थर का एक जो हिस्सा होता है वो तो फिक्स है और पत्थर का दूसरा हिस्सा घूमता रहता है। लेकिन जानते हो कोलाइडी मिल में ऐसा नहीं होता। कोलाइडी मिल में एक नहीं बल्कि 2 चालक पट्टे होते हैं। चालक पट्टा जानते हो? एक ऐसा पट्टा जो इसके एक पत्थर पर आकर फंसा होगा, रबड़ की पट्टी होती है बहुत सारी लंबी, इंजन से चलाते हैं और उस पट्टी को क्या करते हैं? घुमाते हैं। इसमें ऊपर वाला पार्ट तो घूमता ही है और नीचे वाला पार्ट भी घूमता है। अगर एक घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में, तो दूसरा घूमता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखना है, इन दोनों पार्ट के बीच की दूरी जो होती है, बीच का जो गैप होता है, ये गैप इतना छोटा होता है कि इससे केवल वही कण बाहर आ सकते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। जिन कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच केवल वे पार्टिकल आएंगे। जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है वो कण इनके बीच से बाहर निकलकर नहीं आएगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आएगी, सर जी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल इससे निकल सकते हैं,
लेकिन अगर किसी भी कण का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो फिर तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो बेटा अगर किसी कण का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा भी है तो ये रोलर मिल जो या कोलाइडी मिल जो है ये उस कण को और भी क्या कर देगी, पीस देगी, और पीस कर उसका आकार कितना कर देगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अब कहोगे सर ये पीसेगी कैसे, इनके दोनों के बीच जब गैप कम है तो बड़े आकार का कण इनके बीच आएगा ही नहीं। तो बेटा ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर इन दोनों पार्ट के आप बीच वाले हिस्से की ओर जाओगे, सेंटर की ओर जाओगे, तो सेंटर के ओर इन दोनों पार्ट के बीच का गैप होता है ज्यादा, और जैसे जैसे आप किनारे की ओर आना स्टार्ट कर देते हो, बीच वाले भाग से सेंटर से बाहर की ओर आने चले जाते हो, इन पार्ट के बीच का गैप होने लगता है कम। तो जब बीच में सेंटर में गैप ज्यादा होगा तो बड़े आकार के कण उस सेंटर में आ जाएंगे, और सेंटर में आने के बाद जैसे जैसे वो किनारे की ओर आते जाएंगे पार्टिकल, वो धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के बीच के होते रहेंगे, पिसते रहेंगे, और एट लास्ट जब बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएंगे, कण इतना ज्यादा पिस चुके होंगे कि उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाएगा। और तब जानते हो जब ये पहिए तेजी से घूम रहे होंगे उल्टी दिशा में, इन पर लग रहा होगा एक अपकेंद्र बल, और उस अपकेंद्र बल के कारण अंदर भरा हुआ पाउडर जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच वाले कणों के समान है, वो पाउडर इनसे कहां गिर जाएगा, के बाहर। तो इस प्रकार से बना हुआ कोलाइडी विलयन कहलाता है कि हम लोगों ने यांत्रिक परिक्षेपण विधि से बनाकर इसे तैयार किया है। तो ध्यान रखने वाली बात है, पहले कणों को पहले ही महीन चूर्ण की भांति पीस लेना है, लेकिन अगर पत्थर के कणों को पहले ही महीन चूर्ण की भांति पीस भी लेते हो तो अभी भी उनका आकार कोलाइडल रेंज से कैसा है, ज्यादा। और फिर उस कोलाइडल रेंज में लाने के लिए उन कणों को हम उसको कौन सी मिल में लाएंगे, कोलाइडी मिल में। तो समझ चुके हैं, इसको लिख लेते हैं। अब महीन चूर्ण की भांति पीस लेते हैं जिससे निलंबन बनता है। अब इस निलंबन को जल के साथ मिलाकर कोलाइडी मिल में डाल देते हैं। कोलाइडी मिल में डाल देते हैं जिससे निलंबन के कण और भी महीन होकर निलंबन के कण और भी महीन होकर कोलाइडी रेंज का मतलब समझते हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाते हैं। हाँ, कभी अगर पूछता है, या ध्यान देने वाली बात है, आपके घरों की जो चक्की होगी या आपके क्षेत्र में जो रोलर मिल लगे होंगे इस प्रकार से, उनका चक्रण तो बहुत धीमा होता है, अर्थात ये पार्ट घूमता है बहुत धीमे से। और जानते हो इस रोलर मिल या इस कोलाइडी मिल का जो चक्रण होता है ये 7000 चक्रण प्रति मिनट होता है, अर्थात 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो 3500 चक्कर लगाता है ऊपर वाला और 3500 चक्कर लगाता है नीचे वाला। लेकिन क्योंकि ये लगाते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके 3500 और नीचे वाले के कितने हो गए, 3500। टोटल मिला के 1 मिनट में कितने चक्कर लगा देता है, 7000। इसका मतलब ये तो राउंड पर मिनट बहुत ज्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं।
इस मिल का चक्रण 7000 चक्कर प्रति मिनट होता है। अर्थात चक्रण की जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है। तब तो जो है वो कण शीघ्रता पिसकर कोलाइडी कणों में तुरंत बदलते रहते हैं। अगर इतना तेज चक्कर नहीं होगा तो कोलाइडी विलयन बनाने में बेटा हम लोगों को बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो बहुत स्पीड में घूमने वाले चक्रण यहां पर लगाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। एक और बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस विधि द्वारा आखिर कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। इस विधि से क्या इसको जानते हो, स्याही कहाँ की स्याही, पेन वगैरह पे जो यूज में आती है, इस स्याही को बनाया जाता है। इस विधि से स्याही, अब ये बात मत परेशान होना कि कह दो काली स्याही बनती है, नीली स्याही बनती है, हरी स्याही बनती है, लाल स्याही में से सब कुछ आ गया। स्याही बनाई जाती है स्याही पेंट, और इससे एक और चीज बनाया जाता है गैमेक्सीन। गैमेक्सीन जानते हो क्या है? एक कीटनाशक पाउडर है गैमेक्सीन, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, DDT आदि का निर्माण होता है। और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं या और भी बहुत सारे ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनसे इसको बनाया जा सकता है आदि। पदार्थ बनाए जाते हैं। तो क्या मैं सोचता हूं पेंट एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है? हाँ भैया बिल्कुल, पेंट एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। और पेंट के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम। एक शब्द और छूट गया, अगर आपके पास जगह हो तो लिख लेना, क्योंकि वो भी काफी अच्छा पूछा जाने वाला पदार्थ है। DDT पेंट के चाहे जहां पर जगह हो, यहां पे एक पदार्थ और लिख लेना, वार्निश। वार्निश भी इसी विधि द्वारा ही बनाया जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। एक अभी और विधि है जो अभी पढ़ सकते हैं हम लोग, तो इसको जल्दी से नोट करो भैया। तो नेक्स्ट विधि पर आते हैं, कहता है विद्युतीय विघटन विधि। आप इसे विद्युतीय विघटन विधि भी कह सकते हैं। इसी विधि को कह सकते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि, और इसी विधि को कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि, या इसको एक और मेथड से जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। इन सभी नामों का एक ही अर्थ है और इस विधि द्वारा भी कोलाइडी विलयन को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर जी इस विधि द्वारा आप कौन से पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाते हो? तो ध्यान रखना बेटा, क्या लिखा है, इस विधि द्वारा प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, मतलब महंगी ही धातुओं का यूज कर रहा है अभी। प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। एक तो इस बात को याद रखना है। और मैं क्या सोचता हूं, इसमें तो सारी की सारी धातुएं आ रही, और एक चीज मुझे लगता है कि सारी की सारी धातुएं महंगी हैं। कोलाइडी विलयन, इस विधि द्वारा आज धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। अब देखो, बनाने की विधि को सुन लो भैया, और बनाने की विधि को नहीं सुना, सब गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले तो बेटा आपको एक पात्र ले आना है। जानते हो, ये पात्र ऐसा होना चाहिए जो ऊष्मा का सुचालक हो। ऊष्मा का सुचालक का मतलब जानते हो, गर्म किए जाने पर तुरंत गर्म हो जाए और ठंडा किए जाने पर तुरंत ठंडा हो जाए। और बेटा इस पर जो है हम भर देंगे जल।
ये याद रखने वाली बात है, आप यहां जल तो भरोगे ही और जल के साथ एक और पदार्थ भरोगे जिसका नाम है KOH। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं और कह भी सकते हैं कि सर जी हमारी किताब में या हमारी टीचर ने जब पढ़ाया था उसने तो कह रखा था कि जल के साथ NaOH को भरेगा, तो बेटा उसने भी सही बात बोल रखा है। फिर इसके बाद आपको वो धातुएं लानी है जिन धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है। तो बेटा क्योंकि हम लोगों को एक धातु तो लेनी है इन तीन में से, तो हम सस्ती धातु क्यों लें, अपन लोग यूज करेंगे महंगी धातु को। तो अब सोने को कैसे लाएं? सोने की धातु को क्षण के रूप में बदल लेना है और स्वर्ण धातु की दूसरी क्षण को ले लेना है, जानते हैं। और इन दोनों रॉड में से एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बांध देना है और दूसरे को बांध देना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। किसी एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा भी बोल सकता है कि एक को एनोड से बांध देना है, दूसरे को कैथोड से बांध देना है। और इतना करने के बाद आपको इस बर्तन को एक दूसरे बर्तन में भरकर रख देना है, क्योंकि सर जी इसके बर्तन के बाद एक और बर्तन रहेगा। बिल्कुल बेटा रहेगा एक बर्तन और, क्योंकि सर जी इन दोनों बर्तन के बीच में गैप के छोड़ दिया है, क्योंकि बेटा यहां पर आप भरोगे हिमकारी मिश्रण को। तो ये जो आकृतियां बन रही हैं ये जानते हो क्या है कि हैं हिमकारी मिश्रण को दिखा रही हैं ये आकृतियां। ये हिमकारी मिश्रण भर दिया मैं। अच्छा, हिमकारी मिश्रण जानते हो कैसे बनता है? हिमकारी मिश्रण बनता है आइस प्लस NaCl। कहते हो सर जी आइस प्लस NaCl को हिमकारी मिश्रण कहते हैं। याद रखना, अगर बर्फ को नमक के साथ मिलाकर भर दिया जाए ऐसे मिश्रण को कहते हैं हिमकारी मिश्रण। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आइस को आप मिला देते हो NaCl के साथ तो ये आइस अब शीघ्रता से पिघलने वाली नहीं, क्योंकि ये पिघलती नहीं है, बहुत देर तक वातावरण को ठंडा रखती है। इसलिए हमने इस मिश्रण का नाम क्या रखा है? हिमकारी मिश्रण। तो क्या मैं यहां लिख दूं? इस मिश्रण को कहते हैं हिमकारी मिश्रण। तो आज के बाद अगर आपके पास बर्फ होगी और नमक होगा और दोनों को एक साथ मिलाकर भर दिया तो ऐसे मिश्रण का नाम क्या रखोगे? हिमकारी मिश्रण। सुन लो भैया, मेन आर्टिकल तो अब स्टार्ट होगा, पहले मैं बताऊंगा फिर एक साथ इसको लिख देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। फिर आप क्या कराओगे? एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जुड़े इन इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे, टच कराओगे, और जब टच कराओगे तो होगा विद्युत विसर्जन, या अंग्रेजी में कहे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क। और जब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो टेम्परेचर बहुत ही तेजी से राइज करेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा टेम्परेचर। इतनी तेज टेम्परेचर बढ़ेगा कि जो यहां पर रॉड स्वर्ण धातु की बनी है, सोने की, तो रॉड के आपस में टकराने से इतना हाई टेम्परेचर उत्पन्न होगा कि जो सोना होगा वो भाप में बदल जाएगा। लेकिन सोना जब भाप के रूप में बदलेगा तो भाप कहां की ओर भगेगी? ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर भगेगी। जरा ध्यान से देखो, यहां पर सब जगह क्या भरा हुआ है? जल और KOH। तो जल उस भाप को क्या करेगा? ठंडा। क्योंकि सर ठंडा क्यों करेगा? देखो ये बर्फ के टुकड़े इसीलिए तो भरे हैं मैंने, हिमकारी मिश्रण इसीलिए भरा है कि जो भी गर्म होने से स्वर्ण धातु या सोने की वाष्प बने, वो सोने की वाष्प ठंडे जल द्वारा क्या कर ली जाए? ठंडी कर ली जाए। और ठंडे होने के कारण सोने की जो भाप बनती है, कौन से सोने की? नींद वाले सोने की, धातु वाले सोने की? धातु वाले सोने की जो भाप बनती है वो भाप ठंडी होकर इसी जल में क्या हो जाए? घुल जाए। तो कहोगे सर जी तो फिर आपने इतना काहे काम किया, ये KOH को मिला दिया, आखिर सोने को ही जल में बदल जाने घुल जाने देते, बन गया था कोलाइडी विलयन। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो, जब सोना गर्म होगा भाप के रूप में बदलेगा, और भाप के रूप में बदलते हुए जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पानी में ठंडा भी तो होगा, और ठंडे में होते होते ये फिर से स्वर्ण धातु के रूप में क्या होने लगेगा? बदलने लगेगा। अगर इसमें KOH नहीं डालोगे तो क्या जानोगे? सोने की जो भाप बनेगी
भाप बनने में तो सिर्फ कणों का आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन वे भाप के कण फिर आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर फिर से छोटे छोटे कण बने तो थे कोलाइडल आकार में, लेकिन ये छोटे कण फिर से आपस में क्या स्टार्ट हो गए, जुड़ना, और फिर से जुड़कर कण का आकार कैसा कर लिया, बड़ा। तो एक बार जो सोना भाप के रूप में बदल जाए, छोटे कणों में चेंज हो जाए, तो ये कण दोबारा आपस में चिपक ना पाए, इसलिए आपने डाला है KOH। आप कहोगे सर जी आखिर सोने का टुकड़ा क्यों आपस में चिपक नहीं पाएगा, तो बेटा उसका भी रीजन सुनो। देखो, मैंने माना कि स्पार्क कराया, स्पार्क कराने से ये स्वर्ण के टुकड़े मिले, ये छोटे छोटे टुकड़े मिल गए। अब होता क्या है, स्वर्ण धातु के टुकड़े तो आपस में मिल जाते, लेकिन जैसे ही इसमें KOH को डाला जाएगा, K पर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। OH जो नेगेटिव है ये इस सोने के टुकड़ों के चारों ओर अपनी पतली परत बना लेगा। ये OH नेगेटिव जो है वो जो सोने की वाष्प बनी है, उस वाष्प के कणों के चारों ओर अपनी एक पतली परत बना लेगा। सोचकर बताना है, अगर सोने के कणों के ओर OH की पतली परत बन गई है, तो OH की पतली परत होने के कारण इस पर भी कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। इस पर भी चार्ज कैसे आ गए हैं, सब पर बना डालने दो। अच्छा, ये सोच समझ के बताओ, बुद्धि का प्रयोग करो, क्या अब ये कण एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं? क्यों नहीं चिपक सकते हैं? क्या रीजन था? क्योंकि अब इन पर सब पर आ गया है समान प्रकार का आवेश। अब सोचो, अगर OH KOH को ना डालते तो KOH को ना डालने पर क्या OH आयन की पतली परत स्वर्ण धातु के टुकड़ों के चारों ओर बनती? नहीं बनती। तो ये स्वर्ण धातु के टुकड़े आपस में ही जुड़कर कैसा कण बना लेते, बड़ा। और जब ये सब मिलकर बड़ा कण बना लेते तो क्या फिर कोलाइडिव विलयन कभी तैयार हो पाता? कभी ना तैयार होता। OH KOH का अर्थ जान गए यूज। KOH में से OH माइनस आयन सोने के सारे वाष्प के कणों के चारों ओर अपनी पतली क्या बना लेते हैं, परत, फिल्म बना लेते हैं, जिससे स्वर्ण धातु के समस्त कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश। और ऋण आवेश आ जाने के कारण ही ये अब स्वर्ण धातु के वाष्प के कण आपस में जुड़ नहीं सकते। और कोलाइडी विलयन की यही तो विशेषता होती है कि कोलाइडी कण तैरते रहेंगे संपूर्ण विलयन में, लेकिन आपस में जुड़ने वाले क्योंकि जुड़ गए तो फिर वो विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है। लेकिन इस बात से एक और बात देख लो, कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर अलग अलग प्रकार का आवेश है कि एक ही प्रकार का आवेश है? एक ही प्रकार का, इसको भी ध्यान रखना। क्या सारी बातें तुमको समझ में आ रही हैं? अच्छा, ये ठंडा क्यों हुआ था वाष्प? क्योंकि उसी को ठंडा करने के लिए हमने कौन सा मिश्रण भर रखा है, हिमकारी मिश्रण। कैसे बनता है, बर्फ के टुकड़े के साथ किसको मिला दिया जाए? अरे यार तो जानते हो भैया, तो लिखवा दिया जाए क्या इसके बाद? फिगर जरूर बनेगा, आपसे कहे या ना कहे, ब्रेडिंग आगे प्रोसेस आएगा, फिगर बना के ही आना पड़ेगा। तो मैं लिखे देता हूं, देखो सारी चीजों को एक एक करके। तो देखो बेटा, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोड बनाकर, हाँ भैया हमें स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाना था तो हमने स्वर्ण धातु के इलेक्ट्रोड बना लिए, और उनको बनाने के बाद हमने जल में से KOH को घोलकर, अर्थात KOH के जल में बने हुए विलयन पर क्या करवाया, विद्युत स्पार्क। और विद्युत स्पार्क जैसे ही कराते हैं हम इस बात को पाते हैं कि स्वर्ण धातु के टुकड़े हो गए हैं, और स्वर्ण धातु के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हुए हैं कि इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ गया है। और जैसे ही कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आया, मैं जान गया कि स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बन गया। लेकिन स्वर्ण धातु के बने हुए उस कोलाइडी विलयन की एक खराबी होती है कि स्वर्ण धातु के टुकड़े फिर से आपस में क्या होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, और जुड़कर फिर से निलंबन में बदल जाएंगे। यही तो हमें होने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, उसी में से KOH एक अक्रिय अनुकारक का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, KOH एक अक्रिय अनुकारक का कार्य करते हुए, तो इसका मतलब हमने घोल में किसको भर दिया है, KOH को। KOH एक काहे का कार्य करेगा, अक्रिय अनुकारक। अक्रिय अनुकारक का मतलब जानते हो, ये स्वर्ण के वाष्पित कण के चारों ओर चिपक कर, अधिशोषित होकर उसके चारों ओर अपनी एक पतली फिल्म या पतली परत बना लेगा,
और जब पतली परत बना लेगा तो स्वर्ण धातु के दो कण आपस में कभी चिपक नहीं, क्योंकि स्वर्ण धातु के पहले ही कण पर जो है वो OH माइनस चार्ज की परत चिपकी है, दूसरे कण पर भी OH माइनस चार्ज की परत चिपकी है। अगर ये दोनों कण एक दूसरे के पास आते भी हैं, OH माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित। तो KOH कहता है एक प्रकार का अक्रिय तनुकारक का कार्य करते हुए AU के वाष्पित कणों की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित, वाष्पित कणों की सतह पर चिपक गया। और चिपक जाने से देखो लास्ट में लिखा है OH के अधिशोषण के कारण स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन कैसा हो गया, स्थायी। भैया अब ये कण कभी चिपक ही नहीं पाएंगे आपस में, तो विलयन बन जाएगा। इस प्रकार से बनाया जाता है स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर बाकी पढ़ाई होगी कल।